नीरज को जब से पता चला था कि हीर सहगल डायमंड वालों के साथ थी, तब से वो पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि हीर का उनसे क्या कनेक्शन है और अभी हीर कहाँ हो सकती है। इसलिए वो सबसे पहले सहगल निवास की ओर गया और वहाँ जाकर उसने देखा ये एक बहुत शानदार बंगला है जिसकी बहुत टाइट सिक्योरिटी है। आसपास वालों से पता चला था कि सहगल निवास में बिना उनकी मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब नीरज उलझन में फंस गया था कि अब वो हीर तक कैसे पहुंचेगा। उसने देवनारायण सहगल के पोते की शादी वाली बात पूछी तो किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि श्लोक ने अभी तक अपनी शादी की अनाउंसमेंट नहीं की थी। नीरज फिलहाल के लिए वहां से अपने घर की ओर आ गया था, लेकिन वो अपने दो आदमी वहीं पर छोड़कर चला गया था ताकि वो नज़र रख सकें और अगर हीर दिखती है बाहर आते जाते हुए तो उसे उठा लें। सहगल निवास में कुछ और ही चल रहा था। सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि श्लोक का फ़ोन बजने लगा तो उसने देखा कि ऑफिस से कॉल आ रहा है। वो उठकर साइड में चला गया और कुछ देर बात करने के बाद वो फिर से सबके पास आ गया तो देवनारायण जी ने उससे पूछा, क्या बात है श्लोक, किसका फ़ोन था? दादू, वो ऑफिस से फ़ोन आया था। हमारे एक क्लाइंट हैं मिस्टर दास, वो एक मीटिंग चाहते हैं हमारे साथ आज शाम को, तो उसी में जाने का सोच रहा था मैं, श्लोक ने बताया। मीटिंग 2 दिन बाद भी हो सकती है, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, देवनारायण जी ने श्लोक से कहा। दादू, मिस्टर दास कल 1 महीने के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, तो ये मीटिंग अर्जेंट है, श्लोक ने स्थिति समझाते हुए कहा। सुमन ने सोचा ये अच्छा मौका है श्लोक को काम से दूर करने और अयान को अच्छी डील दिलवाने का। वो झट से बोली, लेकिन आज शाम को तो तुम्हें और हीर को कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है और एक रात वहीं रुकना होगा। कल सुबह वापस आना है, तो मीटिंग में कैसे जाओगे? लेकिन अयान जा सकता है इस मीटिंग के लिए। क्यों पापा? श्लोक समझ गया था कि सुमन उसकी शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं, क्योंकि वो श्लोक की जगह यान को बिजनेस संभालते हुए देखना चाहती हैं। श्लोक को यान के मीटिंग में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो चाहता था कि अयान ये सब चीज़ें हैंडल करना सीखे। लेकिन किसी के भी कुछ बोलने से पहले ही अयान बोल पड़ा, मुझे इस बात का कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ मीटिंग में? मुझे तो भाई भाभी के साथ कुलदेवी के मंदिर जाना था। इतना सुनना था कि सुमन का खून खौल गया। वो गुस्से से बोली, यह रस्म पति पत्नी के लिए होती है और तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। बिजनेस पर ध्यान दो, समझे? अयान चौंक गया था सुमन का यह रूप देखकर, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उससे प्यार से ही पेश आती थी। अयान बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही हैं, आज की यह मीटिंग तुम ही अटेंड करोगे। और श्लोक, तुम अब पहले की तरह काम में ही मत डूबे रहना। अब तुम पर हीर की भी जिम्मेदारी है, इसलिए उसे पूरा समय देना। मुझे अच्छी तरह से याद है कुछ दिनों पहले बेचारी हीर कितनी उदास होकर घूमती थी जब तुम उसे बिल्कुल समय नहीं देते थे। अगर उस समय मुझे ये पता होता कि हीर के बॉयफ्रेंड तुम हो, तो मैं तुम्हारी कान पकड़कर तुम्हें हीर के पास ले जाता। अब से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? देवनारायण जी ने अपने दोनों पोतों को समझाते हुए कहा। श्लोक तो सोचने लगा कि उसने कब हीर को समय नहीं दिया पहले, जबकि वो तो मिले ही मुश्किल से 2 बार होंगे शादी से पहले। फिर उसे समझ आया कि शायद हीर अपने बॉयफ्रेंड की वजह से दुखी हुई होगी और बिल उसके नाम का फाड़ा जा रहा है। श्लोक को अब हीर के बॉयफ्रेंड पर गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं कौन बेवकूफ़ रहा होगा इसका बॉयफ्रेंड, जिसके किए का भुगतान श्लोक को करना पड़ेगा अब। इधर हीर खुद हैरान थी कि कैसे पिछले कुछ दिनों में हुई हर बात को श्लोक के साथ जोड़ दिया जा रहा था, जबकि हकीकत में तो उसका और श्लोक का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं था। लेकिन अब जो झूठ की नींव पर इन्होंने अपनी झूठी प्रेम कहानी का महल खड़ा किया है, उसका कुछ तो नतीजा आना ही था। कुछ देर बातें करने के बाद जगमोहन जी का परिवार भी चला गया अपने घर, और अब देवनारायण जी के भी रेस्ट का समय हो गया था, तो श्लोक उन्हें उनके कमरे में ले गया, जबकि अयान शाम की मीटिंग की तैयारी करने के लिए ऑफिस चला गया था। हीर भी देवनारायण जी के कमरे में ही थी और सुमन अपने कमरे में। श्लोक को कुछ ही देर में एक कॉल आ गई और वो कमरे से बाहर निकल गया। हीर को अपने पास बैठाते हुए देवनारायण जी बोले, आज तुमने मेरी झोली खुशियों से भर दी है हीर, अब मुझे कोई चिंता नहीं है।
श्लोक बचपन से ही अपनों के प्यार के लिए तरसा है। मैं जानता हूँ वो तुम्हें अपने दिल की गहराई में छुपी हुई बातें अभी नहीं बता पाएगा, लेकिन तुम्हें खुद ये सब बाहर निकालना होगा। बेटा, उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मैं जानता हूँ श्लोक थोड़े गुस्से वाला है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है वो। हालात ने उसे सख्त बना दिया है। उसे भी प्यार की ज़रूरत है, और मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे उसके हिस्से का प्यार दोगी। हीर का दिल भर आया। एक तरफ देवनारायण जी का श्लोक के लिए प्यार, जिसके कारण वो अपने पोते की खुशियाँ उससे मांग रहे थे, और दूसरी तरफ उसके दिल में बसा हुआ राघव, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के सपने संजोए थे। खैर, इसमें देवनारायण जी की भी गलती नहीं थी। उनके हिसाब से तो श्लोक ही उनका प्यार है, तो उनकी मांग जायज थी। और अब श्लोक उसका पति है, तो उसके दिल में राघव का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। लेकिन वो इतनी जल्दी श्लोक को उसके हक नहीं दे पाएगी, ये भी एक सच था, क्योंकि उसे खुद के दिल को मनाने के लिए समय चाहिए था। कुछ ही देर में श्लोक वापिस आ गया और बोला, दादू, अब आप रेस्ट कीजिए। मुझे भी एक ज़रूरी काम से कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा। तुम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसने हीर से कहा। तो हीर कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली गई। और जब श्लोक कमरे से निकलने लगा, तो जाते हुए श्लोक के कान में उसके दादू की आवाज़ पड़ी। मिर्ची वाला हलवा खाने के बाद दोनों का ही मुंह जल रहा होगा, इसलिए दोनों अपना मुंह मीठा कर लेना। श्लोक तो हक्का बक्का रह गया था अपने दादू की बात सुनकर। जबकि देवनारायण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तो श्लोक उनके पास गया और बोला, आपको कैसे पता चला? बेटा, ऐसे मिर्ची वाले हलवे तुम्हारी दादी ने बहुत बार खिलाए हैं मुझे, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन खाने वाले तुम पहले लड़के हो। पहले ही दिन अपनी बीवी को कौन गुस्सा दिलाता है? इतनी प्यारी बच्ची है हीर, जरा प्यार से पेश आया करो उसके साथ। अब मना लेना उसे। जाओ। देवनारायण जी ने कहा, तो श्लोक मन में बोला, प्यारी नहीं, तीखी मिर्ची है वो लड़की। उससे तो दूर रहने में ही भलाई है। इधर हीर को अब गिल्ट फील हो रहा था कि घर में सभी लोग उसकी और श्लोक की कही हर बात को सच मान रहे हैं, और उन लोगों को उनसे न जाने कितनी उम्मीदें होंगी, जबकि वो दोनों हर बात पर झूठ बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं अच्छे पति पत्नी होने का। खासकर दादू की बातें सुनकर उसे ज़्यादा दुख हो रहा था। उसे श्लोक पर गुस्सा आ रहा था कि अगर वो जिद ना करता तो ये सब ना होता। श्लोक भी अपने कमरे में आ गया और देखा तो हीर कमरे में चक्कर काट रही थी। तो श्लोक बोला, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ चाहिए? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दादू, उन्हें हम दोनों से कितनी उम्मीदें हैं, जबकि हमारे रिश्ते का सच कुछ और ही है। ये सब गलत है। क्यों किया आपने ऐसा? सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपने मुझसे शादी कर ली। ये ज़बरदस्ती की शादी, और उसके बाद झूठ पर झूठ। मुझसे नहीं हो पाएगा ये दिखावा। मैं सिर्फ दादू की खुशियों के लिए झूठ बोल गई नीचे, जबकि आज तक मैंने कभी इस तरह से झूठ नहीं बोला है। हीर ने श्लोक पर गुस्सा उतारते हुए कहा, तो मैंने क्या झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है? मेरी मजबूरी थी मेरे दादू की आखिरी इच्छा पूरी करना, इसलिए कर ली शादी। ईगो सेटिस्फाई जैसी बातें आती कहाँ से हैं तुम्हारे दिमाग में? मुझे क्या समझती हो तुम? श्लोक ने भी गुस्से से पूछा, और हीर के करीब पहुंच गया। आप एक नंबर के घमंडी और अड़ियल इंसान हो, हीर फिलो फिलो में बोल गई। तो श्लोक ने उसकी ओर घूर कर देखा और बोला, और तुम खुद को क्या हो? एक नंबर की तीखी मिर्ची। दादू की गलत फहमी है जो तुम्हें प्यारी बच्ची समझते हैं। उनको क्या पता कितनी खतरनाक हो तुम। एक ही दिन में मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा कर रख दी है तुमने। मुझे मिर्ची वाला हलवा खिला दिया, तो आपने कौन सा बख्श दिया मुझे? आपने भी तो बदला ले लिया था। देखा जाए तो शुरुआत आपने ही की थी। मेरा हाथ कितना जोर से दबाया था, मुझे कितना दर्द हुआ था, तो उसके बदले में एक चम्मच मिर्ची कम ही थी। और गलतफहमी आपके दादू को है कि आपका दिल बहुत अच्छा है। किसी को मजबूर करके उससे शादी करना और एक गेम जीतने के लिए किसी को हर्ट करना, ये दोनों ही बातें साबित करती हैं कि आप एक पत्थर दिल इंसान हैं। हीर ने श्लोक की आंखों से आंखें मिलाकर जवाब दिया। श्लोक को हीर की बातों से फिर गुस्सा आने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसका फ़ोन बजने लगा, और उसने हीर को घूरते हुए ही फ़ोन उठा लिया और बोला, हाँ, मैं बस निकल रहा हूँ। मिलता हूँ 5 मिनट में तुमसे।
श्लोक ने हीर को बिना देखे अपने कदम अब बाहर की ओर बढ़ा दिए। राघव का घर। राघव नहाकर फ्रेश हो गया था और अभी अपने माता पिता के पास बैठकर चाय पी रहा था। वो सोच रहा था कि हीर के बारे में उनसे बात कर ले, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी तो आया हूँ, पहले एक बार हीर से मिल लूँ, फिर घर में बात कर लूँगा। वो अपनी ट्रिप के बारे में अपने पेरेंट्स को बताने लगा और वो लोग भी ऊपर से उसके सामने खुश होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अभी भी पिछली रात की घटनाओं पर ही था, जहाँ पहले हीर का उनके घर आना और उसके जाने के बाद गुंडों का आकर उनके बारे में पूछताछ करना और मारपीट करना उनको अंदर तक डरा गया था। कुछ देर बात करने के बाद राघव की माँ ने उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया और राघव के बाबा को रेस्ट करने के लिए कमरे में ले गईं और उसके बाद खुद खाना बनाने की तैयारी करने के लिए रसोई में चली गईं। अपने कमरे में आकर सबसे पहले राघव ने हीर को कॉल मिला दिया, लेकिन हीर का फ़ोन बंद आ रहा था। उसने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन हर बार फ़ोन बंद ही आया। इसके बाद उसने सालू का नंबर डायल किया, लेकिन उसका नंबर भी बंद आ रहा था। राघव को बहुत हैरानी हुई कि अचानक से दोनों बहनों के फ़ोन बंद क्यों आ रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, हीर किसी मुसीबत में तो नहीं है। लेकिन अब वो पता कैसे करे। वो अभी सोच ही रहा था कि उसके फ़ोन पर ऑफिस से कॉल आने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से उसका कोई सीनियर था। हेलो राघव, तुम इंडिया कब पहुँचे? हेलो सर, मैं आज ही पहुँचा हूँ, राघव ने जवाब दिया। तुम जिस प्रोजेक्ट के लिए गए थे उसकी रिपोर्ट तैयार कर लेना, कल सुबह ऑफिस में मीटिंग में उसे प्रेजेंट करना है, सामने वाले ने कहा। लेकिन सर, इतनी जल्दी मीटिंग क्यों? मैं आज ही तो आया हूँ, तो इतनी जल्दी रिपोर्ट कैसे तैयार हो पाएगी? राघव ने अपनी बात रखते हुए कहा। मुझे अयान सर ने ऑर्डर दिया है, अगर तुमको प्रॉब्लम है तो उनसे बात कर सकते हो, अब बाकी तुम देख लो, सामने वाले ने कहा और फ़ोन रख दिया। राघव अब सोचने लगा कि अयान सर कब से ऑर्डर देने लगे, हो क्या रहा है और श्लोक सर कहाँ हैं। खैर, उसने फ़िलहाल अपनी रिपोर्ट को इम्पोर्टेंस दी और उस काम में लग गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके इतने दिनों की मेहनत बेकार जाए और उसके प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम आए। फिलहाल तो वो हीर का मुद्दा भी भूल गया था और काम में जुट गया। दूसरी तरफ श्लोक एक रेस्टोरेंट पहुंचा, जो कि श्लोक के आदमियों ने पहले ही खाली करवा रखा था। वहां जाकर वो एक टेबल की ओर गया, जहां पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। श्लोक ने जाकर उसके सामने की चेयर खींची और बैठ गया। सामने वाले ने श्लोक के सामने एक फाइल बढ़ा दी। श्लोक ने फाइल खोलकर पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर भाव बदल रहे थे। ये सब क्या है सचिन? इतनी बड़ी फाइल में इतनी सी इंफॉर्मेशन? हीर शर्मा और उसके रिश्तेदारों की जानकारी? इस दिस ए जोक? तुम जैसे प्रोफेशनल आदमी से उम्मीद नहीं थी मुझे। ये सब बातें मुझे भी पता हैं। कोई पर्सनल डिटेल नहीं बताई है तुमने, श्लोक ने चिढ़ते हुए कहा। सर, इतने कम समय में इतनी ही जानकारी मिली है, बाकी आसपास के लोगों से कुछ और बातें भी पता चली हैं, सचिन ने कहा। तो अब मुंह खोलने का मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा मुझे। बोलो। श्लोक को सचिन के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा था। फाइल में कम इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि मेरा पीछा किया जा रहा है और शायद आपका भी, सचिन ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा। तो श्लोक चौंक गया था, क्योंकि सचिन का पीछा कोई क्यों करेगा और श्लोक का पीछा उसके दुश्मन अक्सर करवाते रहते हैं। लेकिन आज बात को समझ नहीं आई थी उसे। उसके चेहरे पर उलझन के भाव देखते हुए सचिन ने आगे कहा। मिस हीर की इन्फॉर्मेशन लेने जब मैं गया तो उसके घर के आसपास गुंडे टाइप के लोग खड़े हुए थे, तो मैं आसपास के लोगों के पास पहुंचा। उसके बाद से मेरे पीछे 2 लोग लगे हुए थे, इसलिए मैंने फाइल में लिमिटेड जानकारी ही लिखी है, ताकि अगर फाइल चोरी होती भी है तो सामने वाला हमारी इंटेंशन न जान सके। मैं उनको चकमा देकर आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि हीर की इन्फॉर्मेशन लेने पर ही तुम्हारे पीछे गुंडे पड़ गए? श्लोक ने परेशान होते हुए पूछा। क्योंकि वो लोग मिस हीर को ढूंढ रहे हैं। आज के दिन में जो भी मिस हीर के बारे में एक शब्द भी बात कर रहा है, उसके पीछे वो गुंडे जा रहे हैं, ताकि मिस हीर को पकड़ सके, सचिन ने कहा। और ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ पता चला इस बारे में? श्लोक ने पूछा।
सो बात यह है कि मिस हीर के पेरेंट्स की 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो अपने चाचा चाची के साथ रह रही थी। उसकी चाची का बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं था। यह बात सभी ने कंफर्म की है। लेकिन चाचा की बिहेवियर में अचानक से चेंज आ गया और 6 दिन पहले अचानक से हीर की शादी तय कर दी गई। जिस दिन शादी थी उस रात शादी से ठीक पहले हीर घर से भाग गई और फिर अचानक से ही कुछ गुंडे जैसे लोगों ने आसपास के सभी लोगों को वहां से भगा दिया। दूल्हा और उसका परिवार भी वहां से बिना किसी हंगामे के निकल गए। लेकिन एक और आदमी था वहां जो दूल्हे के कपड़े में था और मेरी हीर बोलकर वहां हंगामा कर रहा था। वो गुंडे भी शायद उसी के थे। उन लोगों ने हीर को ढूंढा लेकिन जब वो नहीं मिली तो वो आदमी हीर की चचेरी बहन सालू को उठाकर अपने साथ ले गया। वो आदमी कौन है मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। न ही लोगों ने उसे कभी पहले देखा है। लेकिन सालू अब भी उसके कब्जे में है और हीर के बदले सालू को बचाया जा सकता है। इसलिए हीर का चाचा आपके घर के बाहर अपने आदमी लगा चुका है। शायद उन्हें डाउट है कि मिस हीर आपके घर में है। सचिन की बात सुनकर श्लोक बहुत हैरान और इम्प्रेस दोनों ही हो गया, क्योंकि हीर के श्लोक के घर में होने की बात अभी तक किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन इतने कम समय में ही सचिन ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि हो ना हो हीर श्लोक के पास है। अब तो आपको मेरे प्रोफेशनल होने पर कोई शक नहीं है ना सर? बस मुझे एक बात ही समझ में नहीं आ रही है कि मिस हीर आपके घर में क्यों है और आपका उनसे क्या कनेक्शन है? सचिन ने श्लोक से सवाल पूछा, क्योंकि मिस हीर अब मिसेज हीर श्लोक सहगल बन चुकी हैं। श्लोक ने शांति से जवाब दिया। श्लोक की बात सुनकर सचिन हक्का बक्का रह गया और तुरंत बोला, ये सब कब हो गया है? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। माना कि हम लोग प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जहाँ तुम मेरे बॉस हो, लेकिन हूँ तो मैं तुम्हारा दोस्त ही। सचिन श्लोक के कॉलेज टाइम का दोस्त था और अपने स्पेशल स्किल की वजह से वो श्लोक के लिए काम करता था। क्योंकि श्लोक एक नामचीन हस्ती था और उसके कई दुश्मन बन गए थे, इसलिए उनके बारे में सारी जानकारी निकालने का काम सचिन किया करता था। दोनों हमेशा एक दूसरे से प्रोफेशनली ही बात करते थे, लेकिन श्लोक अपने दिल की बातें सचिन से शेयर कर लिया करता था कभी कभी। सब कुछ अचानक से हुआ है। कल ही हुई है शादी और वो भी हॉस्पिटल में। श्लोक ने उसे जवाब दिया। हॉस्पिटल में शादी? बात कुछ समझ नहीं आई। सचिन ने हैरानी के साथ पूछा। फिर श्लोक ने सचिन को अपने दादू की बीमारी होने से लेकर कल रात तक की सारी बात बता दी, कि कैसे वो अपने दादू की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आस्था से शादी करना चाहता था और आखिरी मौके पर उसने श्लोक को धोखा दे दिया और फिर हीर का उससे मिलना और श्लोक का उसे शादी के लिए मजबूर करना और फिर शादी। मतलब कि गुस्से में आकर तूने एक अनजान लड़की से शादी कर ली, वो भी बिना उसकी मर्जी के। यार, तू उस समय थोड़ा पता कर लेता तो आज ये गुंडों वाली मुसीबत गले में ना पड़ती। न जाने इस लड़की ने क्या कांड किया है जो इतना हंगामा हुआ है। सचिन ने सारी बातें जानने के बाद कहा। पहली बात तो ये कि श्लोक सहगल किसी से डरता नहीं है, इसलिए मुझे उन गुंडों से फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना कैपेबल हूँ कि अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रख सकूँ। दूसरी बात, मैं ये मान ही नहीं सकता कि हीर ने कोई कांड किया है। उसकी जबरन शादी करवाई जा रही थी, ये कांड है और उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। लेकिन क्यों, ये मुझे जानना है। श्लोक ने कहा। एक ही रात में तो इतना जान गया है हीर को? ऐसा क्या जादू चला दिया हीर ने कि श्लोक बाबू आप इतने फिदा हो गए हैं? सचिन ने मजे लेते हुए कहा। कुछ भी नहीं किया है, उस लड़की से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है, श्लोक ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। तो सचिन कंफ्यूज हो गया और बोला, ये क्या बात हुई? एक तरफ बोलता है कि वो लड़की कोई कांड नहीं कर सकती और दूसरी तरफ कहता है कि उसे दूर रहने में ही भलाई है। समझाएगा कुछ? अब श्लोक ने अपनी और हीर की पहली मुलाकात से लेकर आज तक जो भी कुछ हुआ वो सब बातें बता दी और बोला, वो पहले दिन से ही मुझे गलत समझती आई है। उसका और मेरा रिश्ता टॉम एंड जेरी वाला है। फिलहाल इसलिए दूरी ही ठीक है। लेकिन उसको इतना तो जान गया हूँ मैं कि वो खुद को बचाने के लिए अपनी शादी से भागी थी। असली गलती उस आदमी की है जिसने हीर से शादी करनी चाहिए और हीर के बदले उसकी बहन को उठाकर ले गया। ये दो दूल्हों वाली बात मेरे दिमाग में खटक रही है कि जिससे हीर की शादी होने वाली थी
उसके अलावा कोई दूसरा आदमी क्यों दूल्हे जैसे कपड़े में था, और कहीं ना कहीं हीर के चाचा चाची का भी हाथ है इस साजिश में। वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या? कब तक टॉम एंड जेरी वाला हिसाब चलेगा? शादी हुई है तुम दोनों की, और फिर तुम आस्था से प्यार करते हो तो। सचिन बोल रहा था, लेकिन श्लोक ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उस लड़की से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जल्दी ही मैं उसका भी हिसाब करूंगा। फिलहाल हीर की सेफ्टी मेरे लिए ज़रूरी है। हाँ, मैं आस्था से शादी करने वाला था, लेकिन प्यार था या नहीं, अब मुझे उस बात पर शक है, क्योंकि मुझे उसके साथ पिछले 1 साल में वो फीलिंग नहीं आई जो कल रात से ही हीर के साथ आ रही है। मुझे नहीं पता ये सब क्यों है या क्या है, लेकिन आस्था की मेरी ज़िंदगी में आने के सभी रास्ते अब बंद हैं। श्लोक के चेहरे पर गुस्सा था। और हीर, क्या वो इतनी जल्दी तुम्हारे साथ आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि जैसा तुम दोनों का पुराना हिसाब रहा है, उसके मन में तुम्हारे लिए फिलहाल तो कोई जगह नहीं दिखाई देती मुझे तो। सचिन ने श्लोक से पूछा। मैं जानता हूँ हीर के दिल में भी कोई और है, इसलिए मैंने तुम्हें उसके बारे में पता करने के लिए कहा, जिसके बारे में तुमने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। श्लोक ने भी बदले में सवाल ही कर दिया। क्या हीर किसी और को चाहती है? लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है मुझे। सब लोगों ने उसे एक संस्कारी और घरेलू लड़की ही बताया है। किसी ने उसे कभी किसी लड़के के साथ घूमते हुए नहीं देखा है, इसलिए इस बारे में क्या बताता मैं तुम्हें? सचिन ने हैरत से जवाब दिया। श्लोक को न जाने क्यों यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि हीर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर उसे सुबह वाली बात याद आ गई। लेकिन आज उसने खुद मुझसे कहा कि वो जिससे प्यार करती है उसके पास किस्मत ने नहीं जाने दिया, तो अब किसी और के पास जाने की कोई इच्छा नहीं है उसके दिल में। श्लोक ने कहा। ओहो, तुम भी कमाल करते हो यार। हीर की जिससे शादी होने वाली थी, हो सकता है वो उसके बारे में बात कर रही हो सकता है दूसरे दूल्हे वाली साजिश उसके सामने आ गई हो और वो भाग गई हो शादी से। वैसे भी हीर के बारे में जितना पता चला है, उस हिसाब से वो पूरी भारतीय संस्कारों वाली लड़की है, और ऐसी लड़कियां उन्हीं को दिल में बसा लेती हैं जिनसे घरवाले उनका रिश्ता जोड़ दें। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम निश्चिंत हो जाओ, सचिन ने उसे समझाते हुए कहा। सिलो को भी यह बात ठीक लगी। उसने मन में सोचा, ये तीखी मिर्ची मुझे चिढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो सब बोल रही थी सुबह। कहाँ खो गए मेरे भाई? सचिन ने श्लोक को अपनी सोच में गुम होते हुए देखा तो पूछा। अब आगे क्या करना है? उस आदमी का पता लगाओ जो सालू को लेकर गया है। हमें कैसे भी करके सालू को बचाना होगा, श्लोक ने कहा। मैं अपने सारे सोर्स लगा चुका हूँ और मुझे कहीं भी कामयाबी नहीं मिल रही है। हीर के चाचा अब हीर को पकड़ना चाहते हैं ताकि उसके बदले में सालू को ला सके, सचिन ने बताया। मेरे होते हुए कोई हीर को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। हीर तक पहुंचने के लिए उन लोगों को इस श्लोक सहगल का सामना करना पड़ेगा। जब तक वो उस घर की बेटी थी उनका हक था उस पे, लेकिन अब वो मेरी बीवी है, और मेरी बेबी को कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, लेकिन हीर पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, श्लोक ने गुस्से से कहा। श्लोक की अब तक की बात सुनकर सचिन को समझ आ गया था कि श्लोक के दिल में हीर को लेकर कुछ तो फीलिंग्स है। वो बोला, मैंने अपने आदमी लगा रखे हैं जो हर एक्टिविटी पर नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला बड़ा और खतरनाक आदमी लगता है। लेकिन हीर को पाने की इतनी चाहत कि उसके बदले में उसकी बहन को उठा लिया। यह सुनकर श्लोक के हाथों की मुट्ठियां कसने लगी। वो टेबल पर मुक्का मारते हुए बोला, हीर तक किसी को भी नहीं पहुंचने दूंगा मैं। उसकी बहन को बचाने के लिए जो भी कर सकते हो वो करो सचिन। इस समय वो बेगुनाह लड़की नहीं पिसनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ अब। बाय द वे, कांग्रेचुलेसन्स फॉर योर मैरिज। कोशिश करना जल्दी ही हीर के दिल में अपने लिए जगह बना लो, और उसकी तुम्हें लेकर जो भी गलत फहमियाँ हैं उन्हें मिटा सको, सचिन ने श्लोक से हाथ मिलाते हुए कहा, और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। श्लोक कुछ देर तक वहीं बैठा रहा था और वो सोचने लगा, कैसे होगी गलतफहमी दूर। हर बार तो उसके साथ ज़बरदस्ती ही की है मैंने। वो ये सब सिर्फ दादू के लिए ही कर रही है। दादू के जाने के बाद मैं उसे अपने पास रखना चाहूँ तब भी नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि उसके साथ अब कोई और ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ मैं। लेकिन वो जहाँ भी रहेगी उस तक किसी मुसीबत को पहुँचने नहीं दूंगा मैं।
देखते हैं किस्मत हमें कहाँ लेकर जाती है। इसी सब को सोचते हुए वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल जाता है और कुछ देर बाद घर पहुंच जाता है। श्लोक अब सीधा अपने कमरे में जाता है, जहां उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर सिकुड़कर सो रही हीर पर जाती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। सोते हुए बेहद मासूम लग रही थी हीर उसे। श्लोक की नज़र हीर की मेहंदी लगे हाथों पर जाती है और वो देखता है उसकी हथेली के बीच में यस लेटर बना हुआ है। न जाने क्यों श्लोक को एक खुशी सी महसूस होती है। हीर के हाथ में अपने नाम का पहला अक्षर देखकर वो उसकी हथेली पर अपने होंठ रख देता है और उसकी इस हरकत से हीर की नींद टूट जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो श्लोक उसके हाथों को चूम रहा था। हीर झटके से अपना हाथ श्लोक से दूर कर लेती है, जिससे श्लोक भी चौंक जाता है। फिर वो बोलती है, ये क्या हरकत थी? एक तरफ तो कहते हैं कि मैं इस कमरे में तुम्हारे करीब बिल्कुल नहीं आऊँगा और दूसरी तरफ मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठाते हैं। कितने दोगले हैं आप। श्लोक ने अपनी आंखें बंद कर ली हीर की बात सुनकर और बिना जवाब दिए अपने रूम में बनी हुई स्टडी रूम में चला गया। अंदर जाकर उसने अपने बालों में उंगलियां फंसा ली और खुद से ही बोला, और जा इस तीखी मिर्ची के करीब। मिल गया ना एक और ट्रैक दोगले होने का। श्लोक, क्यों इसको देखकर कमजोर पड़ जाता है तू हर बार। तेरा चार्म तो ऐसा था कि लड़कियां तेरे पीछे पीछे आती थी और तू इस तीखी मिर्ची के आगे स्पीचलेस हो जाता है हर बार। बाहर हीर भी खुद में ही बड़बड़ा रही थी। यह खुद को समझता क्या है, घमंडी सहगल कहीं का। यूं तो बड़ा शरीफ बनता है, लेकिन हरकतें तो देखो इसकी छिछोरी एकदम। दूसरी ओर शाम के 6 बज गए थे राघव को काम करते हुए। उसने सारी रिपोर्ट तैयार कर ली थी और अब वो फ्री हो गया था। तो उसने सोचा कि अब वो हीर के घर की ओर जाएगा और पता लगाएगा कि हीर ठीक है या नहीं। इसलिए वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकलता है तो उसे बाहर जाता देखकर उसकी माँ उसको आवाज़ देती है, राघव बेटा, कहाँ जा रहे हो? माँ, वो मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा था। आपको कुछ काम था क्या? राघव बोला। राघव की माँ के दिल में शक घर कर गया कि कहीं राघव उस लड़की से मिलने तो नहीं जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मेरी एक सहेली बीमार है बहुत ज़्यादा, उससे मिलना ज़रूरी है। इसलिए तो अगर तुम्हारा जाना अर्जेंट ना हो तो क्या तुम रुक जाओगे अपने बाबा के पास? राघव का दिल तो हीर से मिलने को बेचैन था, लेकिन वो अपने बेटे होने का फर्ज से भी पीछे नहीं हटना चाहता था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी घर पर ही रुक गया। उसकी माँ अपनी एक सहेली के घर जाकर बैठ गई और उनका फिलहाल वहां से 2-3 घंटे तक वापस आने का कोई इरादा नहीं था। सहगल निवास। शाम हो गई थी और अब हीर और श्लोक को कुलदेवी के मंदिर के लिए निकलना था। श्लोक ने यहाँ से जाने से लेकर वहां रुकने और वहां से वापस आने तक की सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था पहले ही कर ली थी। वो हीर की सुरक्षा में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतने वाला था। ऊपर कमरे में हीर रेडी हो रही थी। श्लोक ने अपने डिजाइनर से हीर के लिए एक से बढ़कर एक बहुत सारे ड्रेस मंगवा दिए थे। फिलहाल हीर ने एक हरे रंग की सिल्की साड़ी पहनी हुई थी और खूबसूरती से तो उसे ऊपर वाले ने वैसे ही बहुत नवाजा था। इन शॉर्ट, श्लोक की धड़कनों को बढ़ाने की तैयारी की गई थी, जिससे हीर खुद ही अनजान है। इधर सुमन अपने कमरे में थी और अपने फोन में आई हुई हीर की डिटेल को ध्यान से पढ़ रही थी, जो कि उसे उसके खबरी रमेश ने भेजी थी। सुमन ने उसे कल रात को ही इस काम में लगा दिया था। रमेश ने काफी डिटेल सचिन के बराबर ही दी थी, लेकिन इस डिटेल में सालू का गायब होना और नीरज का हीर के पीछे अपने आदमियों को लगाना शामिल नहीं था। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि हीर अपने घर से भाग गई थी, वो भी शादी वाली रात। आखिर चल क्या रहा है ये सब? श्लोक को आस्था से शादी करनी थी और वो मैंने होने नहीं दी। फिर वो अचानक से इस लड़की को उठा लाया और ये लड़की भी अपनी शादी से भाग गई। क्या यह सच में श्लोक का प्यार है, जिसने श्लोक के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया? लेकिन हीर ने तो कोई और ही कहानी सुनाई थी सुबह। मेरा तो दिमाग घूम रहा है। सब कुछ कितना कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। लेकिन जो भी हो, मुझे सच का पता लगाना होगा। यह श्लोक बहुत चालाक है और इसकी किस्मत मुझसे 2 कदम आगे रहती है। एक दुल्हन को भगाया मैंने तो दूसरी दुल्हन भागते हुए आ गई इसके पास। सुमन गुस्से से भन्ना गई थी। ठाकुर की हवेली।
छोटा ठाकुर अपने पिता के पास बैठा हुआ था और उसने हाथ में शराब का गिलास उठा रखा था। वो बोला, वो नीरज अभी तक नहीं लाया है उस लड़की हीर को। मुझसे अब और सब्र नहीं होता पिताजी। मैं जा रहा हूँ उस लड़की के पास जिसे मैं कल पकड़ कर लाया था। हमने हमेशा तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की है वीरेंद्र, लेकिन ये घिनौना काम हमारी हवेली में नहीं होना चाहिए। हमारी हवेली शुद्ध ही रहनी चाहिए। बड़े ठाकुर ने कहा। ठीक है, मैं उसे हमारे हाईवे वाले फार्म हाउस में ले जाता हूँ। फिर तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? वीरेंद्र यानी कि छोटे ठाकुर ने कहा। तो बड़े ठाकुर ने सहमति में अपना सिर हिला दिया और फिर दोनों बाप बेटे बुरी तरह से हंसने लगे। श्लोक अपने कमरे में रेडी होने के लिए जब आया तो हीर कमरे में नहीं थी। वो अब बाथरूम की ओर बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी नजरें अपने सामने रेडी हो रही हीर पर चली गईं, जो फिलहाल अपने जूड़े को सही कर रही थी। जब उसने मिरर से श्लोक को देखा तो दोनों की नजरें मिली। श्लोक ने अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। हीर को घबराहट हुई कि श्लोक उसकी ओर क्यों आ रहा है। जैसे ही श्लोक उसके पास पहुंचा, इतने में ही लाइट चली गई और हीर अंधेरा होने से डरकर थोड़ा आगे की ओर आई। इस समय वो श्लोक से ही टकरा गई और गिरने लगी, तो श्लोक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। श्लोक का हाथ हीर की नाजुक कमर पर था और हीर ने भी खुद को बचाने के लिए श्लोक की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच रखा था। श्लोक की धड़कनों ने तो रफ्तार पकड़ ली थी कि तभी लाइट आ गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। श्लोक की नजरें हीर के चेहरे के एक एक नक्शे पर जा रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, जिन्हें पहली बार जब श्लोक ने करीबी से देखा था तो एक डर था उनमें, लेकिन आज श्लोक की करीबी में हीर की आंखें भी सब कुछ भूलकर खोसी गई थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? जी करता है इन आंखों में ही डूब जाऊं। तीखी नाक जिस पर गुस्सा सवार रहता है हरदम, और ये गुलाब की पंखुड़ी से होंठ। उफ, ये लड़की क्यों इतनी खास लगने लगी है? श्लोक अपनी ही सोच से बाहर आया जब उसने देखा हीर उससे कुछ कह रही है। है क्या? श्लोक का पूरी तरह से होश में आ गया जब उसने देखा कि वो अभी भी बाथरूम के डोर पर ही खड़ा हुआ है, जबकि हीर ड्रेसिंग एरिया में मिरर के आगे हाथ बांधे खड़ी हुई उससे कुछ बोल रही है। हटेंगे आप आगे से, मुझे बाहर जाना है, हीर ने थोड़ी नाराजगी से कहा। तो श्लोक समझ गया कि इतनी देर से वो सब कुछ इमेजिन कर रहा था। ना लाइट गई थी और ना ही हीर उसकी बाहों में आई थी। श्लोक ने साइड हटकर उसे बाहर जाने की जगह दे दी थी और हीर उसके पास से निकलकर बाहर चली गई। क्या हो गया है मुझे? हाँ, मैं पागल हो जाऊंगा। कितना समझा रहा हूँ खुद को, लेकिन इस दिल का क्या करूँ? समझ ही नहीं पा रहा है ये कि हीर नाम की बिजली के तार हैं वो। हाथ लगाते ही झटका लगेगा मुझे। श्लोक खुद पर ही बड़बड़ाता हुआ नहाने घुस गया। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आया तो उसे देखकर हीर ने अपना मुंह बना लिया। तो श्लोक बोला, व्हाट, ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? अब तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं है मैंने। आपको कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं है। मीटिंग में नहीं जा रहे हैं हम लोग जो बिजनेस सूट पहन लिया है आपने। कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं, हीर ने चिढ़ते हुए कहा। सो व्हाट, मंदिर में कोट पैंट पहनकर जाना मना है क्या? श्लोक बोला। आप इतने जिद्दी क्यों हैं? चलिए मेरे साथ, अभी कपड़े चेंज कीजिए। इतना बोलकर हीर श्लोक का हाथ पकड़कर उसे फिर से ड्रेसिंग एरिया में ले गई और श्लोक भी जैसे किसी अदृश्य डोर में बंधा हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों अब अलमारी के सामने खड़े हुए थे और ही टिपिकल बीवियों की तरह श्लोक के लिए कपड़े निकाल रही थी, अलमारी में से, और साथ ही साथ बड़बड़ाए जा रही थी। इतने अच्छे अच्छे कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन नहीं, हमेशा यह ब्लैक एंड वाइट जिंदगी ही जीनी है। अरे कभी रंगीन दुनिया में भी कदम रखिए, पता चल जाएगा दुनिया कितनी हसीन है। हाँ, सच में बेहद खूबसूरत है, श्लोक ने अपनी ही धुन में जवाब दिया, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो हीर पर ही था। तभी हीर उसकी ओर मुड़ गई और श्लोक को एक हरा कुर्ता और पैजामा दिया और खुद बाहर चली गई। कुछ ही देर में श्लोक फिर से रेडी होकर बाहर आया और इस बार हीर की नजरें उस पर ठहर गईं। बहुत हैंडसम लग रहा था वो। एक तो श्लोक का खुद का रंग गोरा था और उस पर से हरा रंग उस पर खूब फब रहा था। उसके लंबे चौड़े कसरती शरीर पर भारतीय परिधान उसकी पर्सनालिटी को और ज्यादा निखार रहे थे। श्लोक ने खोई हुई हीर के चेहरे के आगे चुटकी बजाई और बोला, कहाँ खो गई मैडम? तुम्हारा ही पति हूँ, तो जितना ताड़ना हो उतना ताड़ लेना, लेकिन अभी
हमें देर हो रही है, तो चलें। हीर के दिल की धड़कन तुम्हारा ही पति हूँ सुनकर तेज हो गई। उसको श्लोक का यह कहना ना जाने क्यों इस बार बुरा नहीं लगा। अब वो बिना कुछ बोले श्लोक से आगे निकलकर कमरे से बाहर आ गई। श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भी उसके साथ बाहर आ गया। दोनों को एक साथ सीढ़ियों से उतरते हुए देखकर देवनारायण जी के दिल में सुकून पसर गया। अयान भी ऑफिस से आकर मिस्टर दास के साथ होने वाली मीटिंग के लिए रेडी होकर हॉल में ही खड़ा हुआ था। जब उसने उन दोनों को देखा तो वो भी बहुत खुश हुआ, और जो खुश नहीं हुआ वो थी सुमन, जिसकी जलन पर नमक छिड़कने का काम आजकल देवनारायण जी जाने अनजाने ही कर रहे थे। जब वो ये बोले कि सुमन बेटा, श्लोक और बहू की नज़र उतार दो, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए इन दोनों को। सुमन ने नकली मुस्कान बिखेरते हुए बस जी पापा जी इतना ही कहा और एक नौकर को इशारा किया, जो नज़र उतारने का सामान ले आया। सुमन जी ने दोनों को बैठाकर उन दोनों की नज़र उतार दी, जबकि श्लोक के मन में इस वक्त यही बात आई, दादू ने भी नज़र लगाने वाले को ही नज़र उतारने का काम दे दिया। अयान ने हीर के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, भाभी मंदिर जाने के बाद आपके और भाई के लिए सरप्राइज है मेरी तरफ से। आई होप आपको पसंद आएगा। इतना बोलकर वो आंख मारकर वहां से मीटिंग के लिए निकल गया। श्लोक मन में, ये आन कितनी जल्दी कंफर्टेबल हो गया है इस तीखी मिर्ची के साथ। सही बोलती है ये, चार्म तो इसका भी कम नहीं है। दूसरी तरफ सचिन ने अपने सभी सोर्स लगा दिए, लेकिन वो सालू का पता नहीं लगा पाया। नीरज ने अपने एक आदमी को ठाकुर की हवेली में छोड़ रखा था ताकि सालू को भगा सके, लेकिन उस आदमी को भी कोई मौका अब तक नहीं मिल पाया था, क्योंकि सालू को बहुत ज़्यादा निगरानी में रखा गया था। इधर नीरज के बाकी आदमी श्लोक के घर के बाहर फैले हुए थे और मौके की तलाश में थे कि कब मौका मिले और वो हीर को उठाए। कुछ ही देर बाद श्लोक और हीर घर से बाहर निकले और नीरज के आदमी आगे बढ़ने को हुए, लेकिन ये क्या, श्लोक ने तो पूरी फौज लगा रखी थी, जिसकी वजह से नीरज के आदमी उन लोगों की बस एक झलक ही देख पाए। इसके बाद गाड़ियों का वो काफिला कहाँ गया वो लोग जान ही नहीं पाए। हैरानी तो हीर को भी बहुत ज़्यादा हो रही थी इतनी सिक्योरिटी देखकर, क्योंकि उसके लिए ऐसे लोगों के झुंड के बीच में चलना अजीब ही था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी इस मामले में। उसने मन में सोचा, ये अमीर लोगों के भी अजीब ही चोचले होते हैं, कहीं भी जाओ तो अपने आगे पीछे पूरी फौज लेकर चलते हैं। इससे अच्छा तो हमारी स्कूटी थी, जिस पर मैं और सालू मज़े लेकर घूमा करते थे। सालू का ख्याल आते ही हीर की आंखें एक बार फिर से नम हो गईं। उसके दिल में आया, न जाने सालू कैसी होगी। श्लोक की नज़रें हीर के चेहरे पर आते जाते भाव पर ही थी। वो समझ गया था कि हीर को इतनी सिक्योरिटी देखकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन श्लोक ने मन में कहा, जानता हूँ तुम्हें इस तरह की चीज़ों की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है ये तुम्हारे लिए। तुम्हें नहीं खो सकता मैं। तभी श्लोक के फ़ोन पर सचिन का फ़ोन आया। हाँ बोलो सचिन, कुछ पता चला जो काम मैंने तुमसे कहा था दोपहर में? नहीं बॉस, अभी तक मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाया हूँ, सचिन ने थोड़ी अधीरता से जवाब दिया। तो श्लोक गुस्से से उस पर बरस पड़ा। तुमको भी मालूम है कि मेरे लिए वो काम कितना ज़रूरी है। एक मासूम की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तुम कैसे नहीं पता लगा पाए अब तक? मुझे हर हाल में उस लड़की को बचाना है। कुछ भी करो लेकिन उस लड़की पर आँच नहीं आनी चाहिए। श्लोक ने गुस्से से फ़ोन काट दिया और खुद को शांत करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद करके सिर पीछे सीट पर टिका दिया। हीर तो श्लोक के इतने गुस्से को देख कर ही सहम गई थी, लेकिन फिर ना जाने उसे क्या सूझा, उसने श्लोक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और श्लोक ने झट से अपनी आंखें खोल दी। श्लोक हैरान होकर हीर को देख रहा था कि उसका मूड खराब है और उसे इस समय सपोर्ट की ज़रूरत है। यह बात हीर ने कैसे जान ली? हीर ने जब श्लोक को खुद की ओर देखते हुए पाया तो अपना हाथ हटाने लगी, लेकिन श्लोक ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लीं और फिर से आंखें बंद करके अपना सर सीट से टिका लिया। अब हीर भी बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गई और मन में सोचने लगी, क्या हो गया है मुझे? क्यों इसका हाथ पकड़ लिया मैंने और अब ये मेरा हाथ थाम कर बैठा है, तो भी इसे नहीं रोक पा रही हूँ मैं, या फिर रोकना चाहती ही नहीं हूँ मैं? क्या है इस घमंडी सैगल का असली रूप? मेरे साथ जबरन शादी की और अब ना जाने किस लड़की को बचाने के लिए अपने आदमी पर गुस्सा कर रहा है। लेकिन बातों से तो यही लग रहा है कि यह उस लड़की को बचाने के लिए बेचैन है।
पर ये लड़की है कौन? कहीं इसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? जिस हिसाब का ये बंदा है उस हिसाब से तो इसकी 10-12 गर्लफ्रेंड होंगी। हीर के दिल में थोड़ी सी अनजान जलन ने सर उठा लिया था, जिसका उसे एहसास तक नहीं हुआ। हीर अपनी सोच में गुम थी, जबकि श्लोक को एक सुकून का एहसास हो रहा था। हीर का हाथ थाम कर उसने मन में सोचा, कितना सुकून है बस तुम्हारे एक हाथ थामने में। काश ये लम्हा यहीं थम जाए और तुम हमेशा के लिए यूं ही मेरे साथ बैठी रहो। न जाने क्यों मुझे तुम्हारे साथ एक ही दिन में इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, लेकिन जो भी है बहुत ही खास एहसास है मेरे लिए। दूसरी तरफ सचिन ने अब अपने आदमियों को नीरज के पीछे लगा दिया कि कोई कुछ और करे ना करे, लेकिन नीरज अपनी बेटी को बचाने के लिए ज़रूर जाएगा। और अब वो बस नीरज के बाहर जाने का इंतज़ार कर रहा था। इधर नीरज को उसके उस आदमी ने खबर दी जिसे वो ठाकुर की हवेली में छोड़कर आया था कि सालू को पुणे हाईवे वाले फार्म हाउस ले जाने की तैयारी की जा रही है, जिसे सुनकर नीरज अपने आदमियों को लेकर उस ओर निकल गया। रास्ते में नीरज के दूसरे आदमी जिनको उसने हीर के पीछे लगाया था, उनसे खबर मिली कि वो हीर को नहीं पकड़ सकते क्योंकि हीर को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में बाहर ले जाया गया है। उस पर हाथ डालना मतलब अपनी जान गंवाना है। नीरज को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि अब एकमात्र उपाय यही है कि वो खुद अपनी जान पर खेलकर अपनी बेटी को बचाए। आज उसे अपने लालच और कुकर्मों पर अफसोस हो रहा था कि उसके लालच की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। नीरज इस बात से अनजान था कि उसका पीछा किया जा रहा है। अरोमा रेस्टोरेंट। अयान अभी मिस्टर दास के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था। आज पूरे दिन उसने इस मीटिंग के लिए खूब तैयारी की थी और उसकी मेहनत रंग भी लाई, क्योंकि मिस्टर दास उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने अपनी डील सैगल डायमंड के साथ ही करने का फैसला कर लिया। फिर उन्होंने साथ में डिनर किया और मिस्टर दास वहाँ से निकल गए, जबकि अयान अभी तक वहीं बैठा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने दम पर यह डील हासिल कर ली है। उसने इसी खुशी में अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। इधर कुछ ही देर में ठाकुर की हवेली से 2 गाड़ियां निकली, जिनमें से एक में सालू को बांधकर रखा हुआ था और कुछ ही देर में वो लोग हाईवे वाले फार्म हाउस पर पहुंच गए। नीरज पहले से ही वहां पहुंचा हुआ था और मौका देखकर वो भी फार्म हाउस में अटैक करने वाला था। सालू को एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसे ले जाकर बेड पर पटक दिया गया था। पिछली रात से अब तक उसने कुछ नहीं खाया था। उसकी हालत तो पहले से ही खराब थी। कुछ ही देर में बीरेंद्र ठाकुर उस कमरे में आया। वो बिल्कुल नशे में चूर था और उसके पास से शराब की बदबू आ रही थी। बस कर चिड़िया, कितना भी मुझसे दूर खुद को करने की कोशिश कर ले, आज सब बेकार है, क्योंकि आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। जब सालू पीछे की ओर खिसकने लगी तो ठाकुर जोरदार हंसी हंसते हुए बोला। इतना बोलकर वो उसके करीब आ गया और सालू के साथ जबरदस्ती करने लगा और उसके दुपट्टे को उतारकर एक तरफ फेंक दिया। सालू खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वीरेंद्र बहुत ताकतवर था। उसके आगे सालू का बिल्कुल भी जोर नहीं चल रहा था। इधर नीरज और उसके आदमियों ने फार्म हाउस के अंदर घुसने की कोशिश की, तो बाहर पहरा दे रहे ठाकुर के आदमियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनमें लड़ाई शुरू हो गई। इसी सब का फायदा सचिन के आदमियों ने उठाया और अंदर की तरफ चले गए, लेकिन अंदर भी काफ़ी आदमी थे, तो वो लोग उनका मुकाबला करने लगे। इधर सालू की हालत खराब हो गई थी। वो थक चुकी थी ठाकुर को खुद से दूर करने की कोशिश में, और ठाकुर उसके ऊपर छाने की कोशिश करने लगा। उसने जबरन सालू के गर्दन पर काट लिया और उसके साथ मनमानी करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा आगे बढ़ पाता, नीरज ने आकर पीछे से उसे पकड़ लिया और सालू से उसे दूर कर दिया। सालू के कपड़े जगह जगह से फट गए थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो एकदम से दहशत में आ गई थी। तभी उसके कानों में नीरज की आवाज़ आई, उठ बेटा, सालू खुद को संभाल, देख तेरे पापा आ गए हैं, उठ मेरी बच्ची। अपने सामने अपने पिता को देखकर सालू को और ज़्यादा रोना आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पिता की ओर बढ़ती, नीरज की एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि बीरेंद्र ने उसकी पीठ में खंजर मार दिया था। पापा, सालू चिल्लाते हुए नीरज के पास दौड़ी, लेकिन नीरज ने उसे खुद से दूर करके बीरेंद्र का गला पकड़ लिया और सालू से बोला, भाग जा यहाँ से, खुद को बचा ले, भाग जा, तुझे मेरी कसम है। सालू अपने पिता के पास रुकना चाहती थी,
लेकिन नीरज ने उसे अपनी कसम देकर वहां से भगा दिया। सालू जब कमरे से बाहर आई तो चारों ओर लोग आपस में भिड़ रहे थे। सालू जल्दी से बाहर की ओर भागी। उसके भागने के कुछ देर बाद ही बीरेन कमरे से बाहर निकल कर आया और उसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वो खुद भी थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। जाहिर सी बात थी कि नीरज ने उसे रोकने की खूब कोशिश की थी, लेकिन अपनी जान देने के बावजूद भी उसे रोक नहीं पाया था और ठाकुर उसे मारकर बाहर आया था और जोर से बोला, वो लड़की बाहर की ओर भागी है, बच के न जाने पाए। उसे पकड़कर हवेली ले आना और उसके बाप की लाश ऊपर कमरे में पड़ी है, ठिकाने लगा देना। इतना बोलकर वो वहां से बाहर चला गया। उसके कुछ आदमी सालू को ढूंढने के लिए निकले थे। उनके पीछे सचिन के आदमी निकल गए। सालू इतनी कमजोर महसूस कर रही थी खुद को कि वो ज्यादा जल्दी भाग भी नहीं पाई। ठाकुर के आदमी उसके पीछे ही आ रहे होंगे, जल्दी उसे छुपाना होगा, यही सोचते हुए वो आगे बढ़ रही थी। उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे, ऐसा लग रहा था उसे। कुछ दूर जाने पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर के आदमी उसके पीछे आ गए थे। अब वो दौड़ने की कोशिश करने लगी और किसी के दिखने पर मदद मांगने की सोचने लगी। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक रेस्टोरेंट दिख गया जिसके आगे गाड़ियां खड़ी हुई थीं। सालू उस ओर बढ़ गई और जैसे ही वहां पहुंची तो एक लड़का अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कार का दरवाजा खोल रहा था। सालू जल्दी से उसके पीछे जाकर उसके हाथ को पकड़ना चाहती थी, लेकिन कमजोरी की वजह से उसका सर चकरा गया और वो उस लड़के से जा टकराई। व्हाट द हेल! अयान गुस्से से पलटा तो उसने नीचे गिरती हुई सालू को अपनी बाहों में थाम लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।